हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमनीसेंट चैनल। और आज आपका इस वीडियो में बहुत ही कुछ खास और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न साथ साथ दोस्तों आपके कंसेप्ट को जो है बढ़ाने का यहाँ पर कोशिश किया जाएगा, ताकि कुछ खास टॉपिक पे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर रहे। तो दोस्तों इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और सभी से आग्रह है कि लाइक बटन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण और तंतु से वस्त्र तथा ताप से संबंधित कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी जीव का एक उदाहरण क्या है। चार ऑप्शन है और जो आंसर है वो नीम का वृक्ष, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गाय, मशरूम या कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं ये नहीं, जबकि नीम का वृक्ष जो है स्वपोषी जीव का उदाहरण है। ये तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि शरीर में जो है आवश्यक पोषक तत्व की जरूरत होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन की मदद से जो है मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषण और दूसरा परपोषण। दोस्तों देखिए जो स्वपोषी जीव है उनको जो है ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्वपोषण के बारे में कुछ खास बात जानते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो देखिए पोषण में जीव कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे सभी हरे पौधे, ठीक है। और हरे पौधों द्वारा जो है भोजन की संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हरे पौधे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते तथा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो जो है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब दोस्तों देखिए परपोषण के बारे में जान लेते हैं कि देखिए परपोषण में जो है जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, बल्कि अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे प्रायः सभी जीव जंतु जो है कवक तथा कुछ पुष्पी पौधे भी जो है ऐसे जीव चूंकि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए जो उन्हें हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी कहते हैं। जैसे कि यहाँ गाय दूसरे पर डिपेंड है हरे पौधे पर, और मशरूम जो है कि मृत जानवर या अन्य जगह जो है ये जो है उगता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 2 कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है क्या, और आंसर है दोस्तों अमरबेल, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि परजीवी जिसे अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों, वैसे जीव जो अपना पोषण जो है अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करके करते हैं, वैसे उन्हें जो है परजीवी या पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पौधा के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ देखिए पौधा अमरबेल है। कैसे, तो दोस्तों देखिए अमरबेल जो होते हैं पीले रंग के पतले कोमल तने वाला पौधा होता है अमरबेल, और अक्सर हरे भरे वृक्षों या झाड़ियों पर जो है फैले हुए दिखते हैं। वे जिन पौधों पर फैल जाते हैं उनसे ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो उस पेड़ को ही समाप्त कर देते हैं ये, इसलिए बहुत एक तरह से बहुत बड़ा परजीवी है ये अमरबेल पौधा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। देखिए कलश पौधा जिसे जो है नीपैंथीज कहते हैं, और तो उत्तर है दोस्तों जो कलश पौधा होता है वो कीटहारी होता है, ठीक है। कीटहारी पौधा होता है दोस्तों। देखिए कीटहारी को जो है इंसेक्टिवोरस कहा जाता है अंग्रेजी में, और वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें कीटहारी कहते हैं। ऐसे पौधे का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण असम में पाया जाने वाला पौधा, ठीक है। तो ये कलश पौधा जो है असम में पाया जाता है, जिसे जो है घटपर्णी भी कहते हैं और नीपैंथीज भी कहा जाता है। इसमें पत्र फलक आकर्षक रंग के कलश में, ठीक है, और जो पत्ता का जो ढक्कन है उसमें या पत्र वृंत संजनी में बदल जाते हैं। कोई कीट जब इससे आकर्षित होकर कलश के अंदर प्रवेश करता है तब उसका ढक्कन जो है स्वतः बंद हो जाता है, और कलश के अंदर उसकी जो है आंतरिक दीवार से पाचक रस निकलता है, जिससे भोजन यानी कि कीट का पाचन होता है। जो तो ये जाहिर सी बात है, जो पाचक रस निकलता है वो जो कीट को जो है अपना
उसे पचा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कलश पौधा के अतिरिक्त जो है कीटहारी पौधों के कुछ और उदाहरण है, जैसे यूएसए में पाया जाने वाला बीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा और ब्लैडर वर्ट। ये कुछ खास और महत्वपूर्ण थे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर जो है 4 पे चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में जो है मुक्त करते हैं। ठीक है, और आंसर है दोस्तों स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा। तो दोस्तों देखिए प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालना पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र स्टोमाटा के द्वारा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि मनुष्य में यानी कि मानव में जो है कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो दोस्तों आंसर जो है यहाँ पर प्रकार नहीं, उनका नाम ही दिया गया है ताकि आप ज़्यादा समझ पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आंसर हमारा जो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ABCD। तो देखिए इंसाइज टोटल जो है 32 दांत मानव में होते हैं, हालांकि बचपन में कुछ कम होते हैं और 2 बार भी दांत निकलते हैं। खैर, अब देखिए यहाँ जो दांत का जो प्रकार है 4 प्रकार है, जैसे कि इंसाइजर है, केनाइन है, उसके बाद प्रीमोलर और मोलर है। तो इंसाइजर जो दांत है ऊपर नीचे जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं, तो इंसाइजर 8 तरह के इंसाइजर होते हैं, केनाइन 4 तरह के होते हैं और प्रीमोलर 8 तरह के होते हैं और मोलर जो है 12 तरह के होते हैं। अब दोस्तों इंसाइजर का क्या काम होता है आप देख लीजिए। देखिए इंसाइजर जो होता है एकदम लंबे होते हैं, दम लंबे नहीं होते, लेकिन सबसे लंबा से थोड़ा छोटा होता है और भोजन का उतरने का कार्य जो है इंसाइजर ही करता है। ठीक है, अब देखिए केनाइन जो होता है वे 4 होते हैं और सबसे लंबे यही दांत होते हैं केनाइन, भोजन को चीरने या चीरने का काम करता है ये। और प्रीमोलर जो कि 8 है और भोजन को कुचलने और पीसने कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद मोलर जो है भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करता है। तो ये अलग अलग तरह के यानी कि पीसने और कुचलने के लिए 2 मुख्य रूप से दांत है, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चलता है प्रीमोलर यानी कि इससे कुचलने और पीसने का जो है बहुत छोटा सा काम लिया जाता है, लेकिन अधिक पीसना या कुचलना हो तो मोलर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर इसे और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप अपने मुंह का जो दांत है उससे देख सकते हैं। देखिए अगर लिया जाए नीचे का दांत का हिस्सा, ठीक है, तो सबसे पहला 4 जो होता है, ठीक है, 4 दांत नीचे का फ्रंट का, ठीक है, जो कि होते हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं। उसके बगल का यानी कि 4 दांत के बाद जो एक लेफ्ट एक राइट जो है केनाइन होता है। तो ये नीचे का हिस्सा सेम ऊपर में भी वैसा ही होता है, 4 इंसाइजर ऊपर होता है और मतलब कि जबड़े का जब दांत है दांत का निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा। तो ऊपरी हिस्सा का बात यहाँ नहीं मैं कर रहा हूँ, निचले हिस्से का बात कर रहा हूँ, तो आधा इसमें हो जाएगा। तो देखिए इंसाइजर के बाद एक केनाइन लेफ्ट में, एक केनाइन राइट में, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद केनाइन के बाद ठीक है बाहर से अंदर की ओर जाने पर जो है प्रीमोलर 2 होते हैं लेफ्ट, 2 राइट। उसके बाद 3 जो होते हैं मोलर होते हैं। जब सबसे लास्ट का जबड़ा जो होता है कॉर्नर का जो दांत होता है वो मोलर कहलाता है, जो कि 3 लेफ्ट में 3 राइट में। उसी तरह ऊपर में भी है 3 लेफ्ट और 3 राइट। तो यही जो है स्ट्रक्चर है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 6 है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और आंसर है इसका एमाइलेज। ठीक है, तो लार में एमाइलेज पाया जाता है। देखिए दोस्तों कि जो मुंह हमारा होता है, मुख गुहा होता है, उसमें 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे जो है लार निकलती है, यानी कि सलाइवा निकलती है। ठीक है, अंग्रेजी में लार को सलाइवा कहते हैं। और ज्यों ज्यों हम लोग भोजन को चबाते हैं या चबाया जाता है त्यों त्यों जो है लार में वो लार जो है उससे मिलता जाता है। ठीक है, अब लार ग्रंथियों से लार का स्रावन मुख गुहा में भोजन के पचने के पहले से ही हो जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पाचन क्रिया का पहला स्टेज जो है हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है पचने के लिए। और यही कारण है कभी कभी भोजन को मात्र देखने के बाद या उसके संबंध में सोचने पर जो है हमारे मुंह के अंदर लार आने लगता है। बोलचाल की भाषा में इसे मुंह में पानी आना भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लार में जो है जैसे कि तो एमाइलेज के बाद जो है बाद में धीरे धीरे जो पाचन क्रम में जो है माल्टोज स्टार्च का पाचन जो है माल्टोज में हो जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर जो है 7 पे चलते हैं। देखिए जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है कहाँ से, और आंसर है इसका आमाशय में। ठीक है, तो ये आमाशय में इसका स्राव होता है। दोस्तों देखिए ग्रास नली आमाशय में खुलती है। ठीक है, और आमाशय
एक बड़ी थैली के समान होता है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी संरचना होती है, और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यहीं पर जो है भोजन पहले से जाके इकट्ठा हो जाता है, जो कहते हैं कि कितना बड़ा पेट है, ऐसे लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। खैर, इसके भीतरी दीवार पर जो है अनेक जठर ग्रंथियां, जिसको गैस्ट्रिक ग्रंथियां भी कहते हैं, जिससे विशेष प्रकार के अम्लीय रस यानी कि एसिडिक जूस निकलता है, जिसे ही जठर रस कहते हैं। और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम होता है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को जो है अम्लीय बनाता है, जिससे जठर रस के एंजाइम उस पर कार्य कर सके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया का जो है नाश कर देता है। इसीलिए जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है कि भोजन में जो भी उपस्थित बैक्टीरिया रहते हैं उसको नाश कर दिया जाए, जिस कारण आहार नाल में भोजन जो है सड़ता नहीं है। ठीक है, और अमाशय की दीवार में म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस की परत अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखता है। और ठीक है, जठर रस में उपस्थित एंजाइम भोजन के प्रोटीन तथा दूध को पचाता है। इसके बाद दोस्तों जो भी बच जाता है पचने से, वो जो धीरे धीरे जो क्या होता है कि छोटी आंत में चला जाता है। फिर छोटी आंत में जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत में प्रक्रिया होती है, फाइनल प्रक्रिया वहां होती है। तो उसके बाद जो है वो है मल के रूप में बाहर शरीर के बाहर आ जाता है। खैर, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 8 है कि अमीबा, ठीक है, अमीबा में भोजन पाचन कहाँ होता है? और आंसर है भोजन रसधानी में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो है 9 है दोस्तों कि स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? ठीक है, तो कहाँ शुरू होता है ये बात पूछा जा रहा है, और आंसर है मुख गुहा, यानी हमारे मुंह के अंदर से जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपचय, यानी जो भोजन नहीं पचता है, तो अपचय भोजन से जल का अवशोषण कहाँ होता है? और उत्तर है इसका बड़ी आंत में। ठीक है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, जल का अवशोषण। तो दोस्तों बड़ी आंत ही जो है अपचय भोजन में उपस्थित जल को अवशोषित करती है, और अनपचे ठोस यानी कि अवशिष्ट पदार्थ को गुदा मार्ग द्वारा जो है बाहर निकालने में मदद करती है, और यह क्रिया जो है बहिष्करण कहलाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है कि एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? और उत्तर है इसका 32। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। देखिए दोस्तों, एक वयस्क मानव के मुख गुहा, अब देखिए मुख गुहा और मुख में कुछ अंतर है, अंग्रेजी से समझ सकते हैं। देखिए मुख को जो है यानी मुंह को जो माउथ कहते हैं, और मुख गुहा को जो है माउथ कैविटी कहते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं, जिनमें 16 ऊपर के जबड़े में और 16 नीचे के जबड़े में होते हैं। ठीक है, और ये जो 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आगे से पीछे की ओर क्रमशः इंसाइजर, हिंदी में कृतंक, केनाइन जिसको रदनक कहते हैं हिंदी में, प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक, और मोलर जो कि चवर्णक कहा जाता है। ठीक है, तो जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था। खैर, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि छोटी आंत, तो छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? और देखिए आंसर जो है हमारा वो है 7.5 मीटर। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे जो शरीर का अंदर है आंत जो दिखता है, और भोजन का अधिकांश समय जो इसी आंत में घूमते रहता है। ठीक है, तो देखिए ये छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फीट में, इंच में, तो समझ सकते हैं कितनी लंबा हो जाएगा ये। अब इसी छोटी आंत में जो है भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, और देखिए यह आहार नाल का महत्वपूर्ण अंग है। यह एक लंबी और पतली घुमावदार नली होती है, जो कि जिसकी लंबाई जैसे कि 7.5 मीटर है, और लगभग, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, लगभग, और इसमें भोजन का पाचन जो है और अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से एक रस निकलता है, जिसे आंत्र रस कहते हैं। छोटी आंत में यकृत तथा अग्नाशय के स्राव भी पहुंचते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में, प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में, तथा वसा अम्ल या तथा ग्लिसरॉल में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। ये सभी भोजन के जटिल अवयवों के सरलतम रूप हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 13 है। जब बात छोटी आंत का हो रहा है तो आप बड़ी आंत के बारे में जानते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई कितना है? और आंसर है इसका
1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत के बाद जो भोजन का अवशेष जो है बड़ी आंत में पहुंचता है और यहाँ जो है अनपचे भोजन में उपस्थित जो जल रहता है उसको अवशोषित कर लेता है ये बड़ी आंत। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाय में, ठीक है, गाय में आमाशय का वह भाग जहां से भोजन पुनः मुख गुहा में वापस आ जाता है क्या कहलाता है? और आंसर है दोस्तों रूमेन। ठीक है, रूमेन कहलाता है। इसे जो है प्रथम आमाशय भी कहा जाता है। रूमेन को जो है अगर सरल भाषा में है जुगाली करना भी कहते हैं। तो ठीक है, जैसे कि आप देख जो पाचन होता है गाय का जो आमाशय की रचना होती है उसमें प्रथम आमाशय जिसको रूमेन कहते हैं, उसके बाद द्वितीय कक्ष होता है, तृतीय कक्ष होता है, चतुर्थ कक्ष होता है। ठीक है, रूमेन में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया की मदद से जो है भोजन के अवयव सेल्यूलोज का पाचन करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो कि 15 है कि रेशम कीड़ा है, रेशम कीड़ा है क्या है? तो 4 ऑप्शन है। खैर आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा, यानी सूढ़ी। ठीक है, तो रेशम कीड़ा सूढ़ी है ये। तो दोस्तों आइए रेशम के बारे में कुछ जानते हैं, रेशम कीड़े के बारे में। देखिए रेशम कीड़े जो है मलबरी के पत्तियों पर अच्छी तरह से बढ़ते हैं। संपूर्ण भरण काल में रेशम के कीड़े 6 दिन के अंतराल पर 24 घंटे के लिए 4 बार सोते हैं। प्रत्येक बार नींद लेने के बाद रेशम कीड़ा केचुल उतारता है, अर्थात पुराने चमड़े को उतारकर नए चमड़े में बाहर आता है। इस घटना को जो है निर्मोचन कहते हैं। लगभग 10 दिनों के अंतिम भरण काल के बाद कीड़े अपना कोकून काटना आरंभ करते हैं। कोकून काटने के क्रम में कीड़ा प्यूपा में बदल जाता है, जो अगले 10 दिनों में स्लव हो जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कोकून और स्लव भी आप ऑप्शन में देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ कोकून स्लव में विकसित होते हैं और संतानों को दोबारा प्रजनन के लिए अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए शेष कोकूनों को गर्म वायु या भाप में उपचारित कर उनसे रेशम तंतु प्राप्त किए जाते हैं। अनेक रेशम तंतुओं को एक साथ ऐंठ कर जो है सबल धागा, जिसे जो है अपरिष्कृत सिल्क कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अपरिष्कृत सिल्क का जो है को बांट कर या बटा हुआ जो सिल्क प्राप्त किया जाता है। और ठीक है, और इस प्रक्रिया को जो बांटना कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सिल्क या ढीला कुंडल जिसे लच्छा भी कहते हैं, और बुनकर जो है इनसे जो है रेशमी वस्त्र बुनते हैं। तो रेशम का कैसे कैसे इस्तेमाल होता है इनके बारे में भी आप जाना। आप देखिए एक मादा स्लव अंडा देती है क्या? एक मादा स्लव अंडा देती है और ऑप्शन है कि इकाई में, दहाई में, हजार में या मतलब सैकड़ा में। ठीक है, सैकड़ा या हजार में। और आंसर है हमारा कि ये सैकड़ा में देती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूढ़ी से कोकून और स्लव में परिवर्तन। तो देखिए सैकड़ा में ये अंडा देती है स्लव। और देखिए दोस्तों ये प्यूपा के बाद जो मतलब प्यूपा के 10 दिन बाद जो है यह स्लव में विकसित हो जाता है। ठीक है, रेशम कीड़ा। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नांकित में से कौन जो है ऊन नहीं देता है? ठीक है, यहाँ ऊन नहीं देता है। अगर ऑप्शन पे छूट दिया जाए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गलती हो ही जाएगा। खैर आंसर हमारा है ऑप्शन डी, यानी कि ऊनी कुत्ता जो है ऊन नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए याक, ऊंट और बकरा से जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि भेड़ का गर्भकाल कितने महीनों में अंत करता है? ठीक है, और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 महीनों में जो है ये अंत करता है गर्भकाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 में कि भारत में भेड़ों के शरीर से बाल जो है, ठीक है, बाल एक साल में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं? और आंसर है इसका 2 बार। ठीक है, एक साल में 2 बार भेड़ के शरीर से जो बाल निकाल लिए जाते हैं। दोस्तों देखिए कि भारत में जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की पहाड़ियों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात के समतल भूमियों पर जो है इस तरह के भेड़ फार्म जो है स्थापित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? ठीक है, और आंसर है डी, लोही और नाली जो है राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। अब दोस्तों देखिए मारवाड़ी जो है ये गुजरात में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है, मारवाड़ी। इसके अलावा जो है गुजरात में पटनबादी पाया जाता है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में बखरबाली, ठीक है, और लोही जो है राजस्थान के अलावा पंजाब में भी पाया जाता है,
और नाली जो है राजस्थान के अलावा हरियाणा और पंजाब में भी पाया जाता है। इसके अलावा देखिए रामपुर बुशायर भी है जो कि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कई तरह के जो है इनसे ऊन प्राप्त करके बनाया था, जैसे कि उत्तम कोटि का ऊन होता है, भूरा धागा होता है, दरी का ऊन होता है, मोटा ऊन होता है, मोजा या बनियान के लिए भी ऊन निकाला जाता है जो कि गुजरात के प्रजाति से निकाला जाता है, और 19 साल के लिए जो कि बकरबाल भेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है कि ठोसों का उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में किस विधि से होता है, और आंसर है इसका चालन विधि से। ठीक है, तो चालन विधि से ठोसों का उष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है कि उष्मा के स्थानांतरण की निम्नलिखित किस विधि में पदार्थ के एक अणु के स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, और आंसर है चालन विधि में जो है ये स्वयं नहीं होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 23 है कि द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, और आंसर है संवहन विधि। ठीक है, संवहन विधि द्वारा होता है। इस तरह के प्रश्न जो हमेशा पूछे ही जाते हैं दोस्तों, कंसेप्ट चूंकि बहुत सारे लोगों को क्लियर भी नहीं होता है इसी वजह से, इसलिए इन प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। अब देखिए आपसे निवेदन है कि अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा है तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों तक जिसे शेयर करना न भूलें। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 24 है कि सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा जो है निम्न में से किस विधि द्वारा आती है, यानी जो सूर्य है हमारा वहां से उष्मा कैसे पहुंचती है हम लोग तक। ठीक है, और आंसर है दोस्तों विकिरण विधि। ठीक है, विकिरण के माध्यम से ये आता है सूर्य के उष्मा पृथ्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर में, उष्मा के स्थानांतरण की निम्नांकित में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसका आंसर है विकिरण। तो विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो जाहिर सी बात है सूरज से यहाँ तक अगर जो उष्मा आता है उसके बीच में कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक वैक्यूम टाइप से खाली रहता है, उसके बाद जो है जाहिर सी बात है हमारे पृथ्वी तक आता है, वातावरण में प्रवेश कर जाता है, तो कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न 5 ऑप्शन के साथ रहेंगे, और सभी में जो है आप जो आंसर देखेंगे खैर 5 ही ऑप्शन रहेंगे जो कि 26 से 30 तक है। अब देखिए उष्मा, और आंसर जो है उष्मा ई हो जाएगा, ऑप्शन ई, यानी कि ए और बी दोनों सही है। जैसे कि उष्मा जो है कार्य करने की क्षमता है और एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, इस तरह ए और बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है या क्या है। तो देखिए ए को छोड़कर सभी हो जाएगा, यानी कि निरपेक्ष छोड़ जाए तो सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी अपेक्षिक है। उसके बाद ठीक है, छूकर मतलब इसे पता लगाया जा सकता है, यानी कि वस्तु को छूकर जो है पता लगाया जा सकता है कोई वस्तु गर्म या ठंडी है, और सही शीतलता का अनुभव भी होता है, यानी कि ए को छोड़कर सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप और उष्मा। ठीक है, और आंसर जो हमारे बी को छोड़कर सभी हो जाएगा, यानी कि अलग अलग को छोड़ देंगे, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, जबकि ताप और उष्मा जो है एक ही है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑप्शन सी है, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है और सही ताप मापी से जाना जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर में कि हमारे शरीर का ताप सामान्य ताप लगभग कितना होता है। ठीक है, और आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो, और सेल्सियस की बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है कि संवहन धाराएं हैं, और आंसर है इसका ई हो जाएगा। देखिए बी और डी, यानी कि गर्म स्थल से ठंडे स्थल की ओर चलती है संवहन धाराएं, और द्रव तथा गैसों में बनती है, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ये थे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण और अवधारणा से भरा हुआ, ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर रहे और समझ जो है बढ़े विज्ञान में। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक नॉलेज से भरा हुआ था ये वीडियो। ठीक है,
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। सभी से आग्रह है पुनः कि लाइक बटन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें आने वाली तमाम वीडियो के लिए और इसी तरह के वीडियो के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।